आज मैं आपको क्षितिज भाग कक्षा 9वीं और पाठ्यक्रम की हिंदी की पुस्तक पढ़ाऊँगी। खंड ख है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। बहुत गरीबी थी इनके जीवन में और शिक्षा बीए तक, और ये शिक्षा भी जो उन्होंने ली है ये इन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके ली है, तक ही पाई है। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग गांधी जी के साथ में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी को त्यागपत्र देना पड़ा और लेखन के कार्य प्रति समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य गद्य का लेखन भी प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत किया। साहित्य का सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, उन्होंने समाज में जो देखा और जो जिया है, उन्होंने खुद भी जिया है, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसान और मजदूर की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि की उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक, इसमें मनुष्य की नहीं पशु पक्षियों को भी अभिभूत अभिव्यक्ति मिली है। बड़ी से बड़ी बातों को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज रूप से नहीं मिलती, स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से में कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। उसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गायें तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आता है, वो भी काटने दौड़ता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैशाख में चाहे एक आध कुलेले कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। दुख सुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंचा गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब
ईंट का जवाब पत्थर से देना ये मुहावरा है। जो जैसा बोलता है उसको तुरंत जवाब दे देना है। सीख देने जाते शायद सब सभ्य कहलाने लगते हैं। जापान में मिसाल सामने है, एक ही विजय में उसे संसार में सभ्य किसको कहते हैं? पढ़ा लिखा हो या बहुत कुछ जानता हो, पढ़ा लिखा को सभ्य कहते हैं। तो जापान ने एक युद्ध जीता था तो उसको सभ्य कहा जाने लगा, गण्य बना दिया। लेकिन गधे को एक छोटा सा भाई, लेकिन गधे का एक छोटा भाई है और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताओ का भी प्रयोग करते हैं, यानी बैल का। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करते हैं। बैल कभी कभी गुस्सा भी होते हैं, अतः उनका स्थान गधे से नीचा है। वो गधे जैसे महान नहीं हो सकते, गधे को ऋषि मुनि जैसा गुण है। झूरी, अब कहानी पे चले गए। प्रेमचंद ने किसी व्यक्ति को सामने रखते हुए कहानी को तैयार किया हुआ, उन्होंने समाज में देखा हुआ है इसलिए इन्होंने किया हुआ है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम हैं, हीरा और मोती। क्या है? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के बैलों की कोई जात होती है, जानवरों की भी जात होती, पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, बहुत अच्छा काम कर लेते थे। डील में ऊंचे, उनके पीछे जो डील थे बड़ी ऊंची ऊंची थी। बहुत दिनों साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया, दोनों में प्रेम था, दोनों में बहुत प्रेम। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनकी कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। जो पशु समझ लेते हैं, हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह यानी झगड़ा के नाते नहीं, केवल विनोद मजाक के नाते। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है। धोला, आपने देखा होगा, मित्र भी आपस में मुक्का धुक्का मार मार के एक दूसरे से प्रेम जताते हैं, धोला धप्पा होने लगते हैं। उनके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। जिस प्रकार ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के दोपहर का संध्या को दोनों कूदते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा जाने के बाद दोनों उठते, साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। वो इसलिए हटाते कि दूसरा कम न खा जाए। इनमें कोई हिंसा नहीं थी, इनमें प्रेम था। ये चाहते थे दोनों बराबर खाएं, और एक के कंधे पर ज़्यादा बोझ होता था, दूसरा उसको अपने कंधे पर लेने की कोशिश करता था। संयोग की बात, झूरी ने, अब क्या होता है, एक बार झूरी का गायों को ससुराल भेज दिया। झूरी जो है उसने अपने बीबी की मायके भेज दिया बैलों को, वहाँ मदद करनी थी, हल लगाना था। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले का नाम गया था, को घर तक गोए ले जाने में दांतों पसीना आ गए। बहुत मुश्किल हो, ये मुहावरा है, दांतों पसीना आना, बहुत कष्ट आया उनको। पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं भाग जाते, पगहियों पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगते, मारते तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। बैल आपस में मूक भाषा में बात कर रहे कि हमारे मालिक झूरी ने हमें क्यों बेचा, और काम करा लेता। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना हमें मंजूर था, हम तुम्हारे काम करके मर भी जाते, कोई बात नहीं थी।
हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक भी उसके मुंह में न डाला। दिन भर दिल भारी हो गया। उनका मन दुखी हो गया था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा रखा था वह आज छूट गया। एक नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए बेगानों से बनते लगते। ये लोग सारे बेगाने लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सारा गांव जब सो गया, दोनों ने जोर मारकर पगहे, रस्से जो तो गले में होते हैं ना, वो तोड़ डाले और घर की तरफ चले आए। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक दूसरे झटके से रस्सियाँ तोड़ डाली थी और ये भाग जाते हैं अपने घर, यानी जो झूरी का घर था वहाँ। झूरी प्रातः का उठा। जब झूरी सुबह उठा तो झूरी ने देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जहाँ वो बांधे जाते वहाँ खड़े। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरवा लटक रहा है, वो रस्सियाँ लटक रही है घुटने तक कीचड़ में, क्योंकि वो कीचड़ और कहाँ कहाँ से भाग के आए थे। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक, हमने विद्रोह किया है, और एक खुशी थी, हम वापस झूरी के घर पहुँच गए हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो बड़ा खुश हो गया। दोनों गले लगाकर प्रेमालिंगन किया, उनको चूमा। का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर महत्वपूर्ण जरूर थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुओं को वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया और कोई भूसा लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी को स्त्री ने बैलों को, अब झूरी की जो पत्नी थी वो गुस्सा हो गई, क्योंकि हर एक महिला अपने मायके से ज़्यादा जुड़ी रहती है। बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। दोनों कैसे नमक हराम है। नमक हराम उसको बोलते हैं जो नमक खाने के बाद भी नमक का गुण नहीं देते हैं, उसका कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, उसको नमक हराम कहते हैं। बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। झूरी को गुस्सा आएगा, इतना आरोप लगा रही है, नकारात्मक। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? झूरी ने विरोध किया कि मेरे बैलों को दाना चारा नहीं दिया, इसलिए भाग गए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी पर इन्होंने व्यंग कसा कि तुम ही खिलाते हो और हमारे मैके वालों ने नहीं खिलाया। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्या भागते? स्त्री चिड़े भागे बोली, इसलिए कि तुम लोग जैसे बुद्धुओं को की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए मरे। गुस्सा हो गई झूरी की पत्नी और कहा, मैं अब इनको दाना पानी नहीं दूंगी। वही हुआ, मजूरी को कड़ी तादीद कर दी गई और बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार पर ताकने लगे। अब झूरी ने मजदूर को कहा, दे दे भाई, चुपचाप करके खली डाल दे। तो मजदूरों ने कहा, नहीं मालकिन मार डालेगी हमें, चुरा कर डाल। न दादा, पीछे से तुम ही किसी कहोगे और तुम कहोगे कि नहीं मैंने नहीं डाला।